हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 तक 6 के का तक कंप्लीट करवा दिए थे। यहाँ पर अथवा से प्रश्न करवाने थे बच्चों। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, अथवा में निम्नलिखित को समझाइए। मैंने डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन अच्छे से बताया था, हालांकि आप एक बार फिर से देख सकते हैं। डाई एथिल ईथर आपको क्या करना है, बनाना है। आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए और एथिल अल्कोहल के 2 पार्ट लेने होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे ही इसको हम 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है, C2H5OC2S5। तो ये डाई एथिल ईथर हम बता चुके हैं बच्चों, जाके पिछला अनसॉल्ड आप देख लेंगे, वीडियो नंबर 3 अनसॉल्ड सेट नंबर 2 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करवाएंगे 6वें के अथवा में। क्वेश्चन दिए गए, निम्न अणुभार के अल्कोहल जल में विलय होते हैं। क्वेश्चन है, निम्न अणुभार के अल्कोहल जल में विलय होते हैं। तो आपको बता दें, एल्कोहल ROH में उपस्थित एल्किल ग्रुप R जल प्रतिकर्षी तथा जल में अविलय होते हैं। मतलब एल्कोहल में उपस्थित एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो जल प्रतिकर्षी होते हैं और जल में अविलय, मतलब जल में घुलते नहीं हैं, जो R ग्रुप होते हैं। कम अणुभार वाले एल्कोहलों में एल्किल ग्रुप छोटा होता है, जिससे एल्किल समूह कम प्रतिकर्षी प्रभाव प्रदर्शित करता है और एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में विलय होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है एक बार फिर से सुन लें। कम अणुभार वाले एल्कोहलों में एल्किल ग्रुप छोटा होता है, ठीक, जिससे एल्किल समूह कम प्रतिकर्षी प्रभाव प्रदर्शित करता है। एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में विलय होते हैं। ज़्यादा अगर उनका अणुभार उच्च है तो बच्चों नहीं विलय होंगे, लेकिन निम्न है तो विलय हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखें, इसी में सेकेंड पार्ट दिया गया बच्चों, एल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। एल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है कि एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिसके कारण अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे आंसर, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहलों का क्वथनांक बढ़ता जाता है। तीसरा नंबर देखें, ईथर की जल की विलेयता बहुत कम होती है। आंसर लिखिएगा, ईथर जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते या अत्यधिक दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके कारण ये जल में विलय बहुत कम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना पाने के कारण ये जल में बच्चों अविलय होते हैं, विलेयता कम होती है। अब हम खा नंबर में चलते हैं। जरा आप देख सकते हैं खा नंबर में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें खा नंबर में एक प्रश्न कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में N3H अम्ल से क्रिया कराई जाती है। बच्चों, बेंजोइक अम्ल वाली रिएक्शन है, ये स्मिट अभिक्रिया है। यहाँ बेंजोइक अम्ल का सूत्र पहले लिखेंगे। चलिए इसको बताते हैं कैसे करेंगे। सभी बच्चे देख लीजिए, चारों क्वेश्चन देख लीजिए, पाँचों। ये 5 प्रश्न हैं बच्चों, एक एक नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं प्रश्न। चलिए समझते हैं। बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में N3H को बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, ये स्मिट अभिक्रिया है। बेंजोइक अम्ल का बच्चों सूत्र क्या होता है, C6H5COOH। बेटा रिएक्शन किससे होनी है, N3H से। किसकी उपस्थिति में होनी है बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बाहर कर दीजिए। कौन सी गैस बेटा, नाइट्रोजन। तो N3 में एक N2 चला गया, फिर दोबारा चला जाएगा CO2 निकल जाता है, CO2 चला गया, N2 चला गया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा C6H5NH2। एनिलीन बनता है बच्चों, क्या बनता है, एनिलीन। C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ ले, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लें इसको। अगला प्रश्न देखें,
कह रहा है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया करता है। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, बच्चों देखिए एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3, ये एसीटोन है। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है बच्चों, NaHSO3। यहाँ O और H एक जगह हो जाएगा, बाकी पार्ट एक जगह। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बच्चों बनेगा, देख लीजिए CH3 यहाँ पर C, एक तरफ OH हो जाएगा और एक तरफ बच्चों SO3Na हो जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन बनता है, सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन बनता है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अगला प्रश्न देखें, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, किससे रिएक्शन करनी है, हाइड्रोजन साइनाइड से करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं OH जैसे अभी की थी ना बच्चों, उसी तरीके की रिएक्शन है, एक तरफ OH और एक तरफ CN, इसमें हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, साइनो फॉर्मेल्डिहाइड। नोट कर लें, ये तीसरी नंबर है। अगली रिएक्शन है बच्चों, देखिए ध्यान से, अगली रिएक्शन है एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ अपक्रिया होती है। एसीटोन बच्चों क्या होती है, एसीटोन क्या होता है बच्चों, एसीटोन की क्रिया किससे होती है, CH3COCH3 किससे होती है बच्चों, आयोडीन, वो भी कैसा है, क्षारीय। क्षारीय का मतलब NaOH के साथ में, KOH के साथ में। ये बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आयोडोफॉर्म बनाएगा, ये आयोडोफॉर्म अपक्रिया भी है, हेलोफॉर्म अपक्रिया। यहाँ पर CHI3 बनता है। सोडियम है तो आयोडीन से क्रिया करके पक्का है कि सोडियम आयोडाइड बनाएगा। OH है तो H2O कोई रोक नहीं सकता, प्लस CH3COONA, CH3COONA, इतना आप बनता है बच्चों। बैलेंसिंग करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ आयोडीन 1 है, इधर आयोडीन 4 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर I3 के रूप में 3 और 1 4 हो गया, उधर 2 ही है तो 2 का गुणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए बच्चों, यहाँ पर सोडियम के 2 अणु हैं, और अगर हम बैलेंस करना चाहें तो इसमें H2O को भी देख सकते हैं, 3 H हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, उल्टा गुणा कर लो, मतलब बच्चों यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3I2 लेंगे और 3 NaOH के साथ 4 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि एक Na एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ 3 NaI हो जाएगा। रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो चुकी है, आप नोट कर लें, बैलेंस हो चुकी है। इसके आगे एरो लगा लेना और फिर ये नीचे नोट कर लेना, क्या बनेगा, CH3COCH3 प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH एरो CHI3 प्लस 3 NaI प्लस CH2O प्लस CH3COONA। ठीक है बच्चों, ये आपकी आयोडोफॉर्म अपक्रिया हो गई। अब लास्ट रिएक्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं। कहता है फार्मिक अम्ल की PbCO3 लेड कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, किसकी, फार्मिक अम्ल की। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, बोले क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, HCOOH, ठीक है। किससे रिएक्शन होनी है, PbCO3 से होनी है बच्चों। यहाँ पर क्या होना है कि ये लेड कार्बोनेट क्या करेगा, लेड कार्बोनेट जहाँ पे भी होगा ये इसको जस्ट पहला वाला जो रिएक्टेंट होगा उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बनाता क्या है, ये बनाता है HCOO का होल ट्वाइस Pb। कहोगे सर ट्वाइस क्यों बना, क्योंकि Pb की संयोजकता 2 होती है, इसीलिए पहला वाला जो रिएक्टेंट होगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों करते थे कि 2 लेना पड़ता है, तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, प्लस बेटा H2O निकलेगा और CO2 भी निकलता है, प्लस का क्या निकलता है, CO2 भी निकलता है। ये रिएक्शन हो गई PbCO3 से, नोट कर लें।
अब हम अथवा की तरफ चलेंगे। अथवा में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया समीकरणों को पूर्ण कीजिए। अब हमको पूर्ण करना है तो हम कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया जरा आप लोग पढ़ लें। 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए गए इसमें। पहला क्या है, इसको पूर्ण करना। ये बढ़िया क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का अथवा में दिया गया, तो जरा ध्यान से करिएगा आप लोग। पहले आप लोग ट्राई करें, आंसर ले ली, फिर मैं बताऊं। देखिए HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसको पूरा करना है। इसको कह रहा है गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो इसको गर्म करने पर सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों बनता है। जरा मैं इस रिएक्शन को डिटेलिंग बताता हूँ। पहले वाली को ऐसे लिखिए आप बच्चों खांसी जुकाम ज़्यादा है तो बार बार खांसी आ रही, जुकाम हो रहा है, उसके लिए डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों को, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। तो बच्चों यहाँ HCOO ये है Ca, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कह रहा है कि गर्म करने में कोई प्रोडक्ट A बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि गर्म करना है तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, कोई बनने से रोक नहीं सकता। तो बच्चों जब इससे कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा तो गौर करें बचेगा क्या, HCHO बचेगा, HCHO। ये अब इसको कह रहा है 50% NaOH। आप लोगों ने सुना होगा एक अभिक्रिया का नाम कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, 50% NaOH इसको दोगुना करना होता है। जब आप दुगुना करोगे तो मेथिल अल्कोहल CH3OH प्लस सोडियम फॉर्मेट HCOO Na बनता है, ठीक है, HCOO Na बनता है। ठीक, समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद है। फिर से देख लीजिए एक बार फिर से बनाता हूँ। HCOO यहाँ पे Ca, गर्म करने में सबसे पहले क्या निकलता है, CaCO3 निकलता है, तो बचता क्या है, HCHO। तो एक ही जगह बच्चों बन जाएगा HCHO। अब हम HCHO को 50% NaOH, मतलब NaOH अगर 1 होगा तो HCHA 2 होंगे, है ना। 50% तभी होगा जब इसको हम गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप का अपचयन होता है, CH3OH बन जाएगा, चेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। एक का ऑक्सीकरण होगा तो HCOO Na बनता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसको CH3COOH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो मैंने अभी भी एक कॉन्सेप्ट बताया, याद होगा आपको, जहाँ कहीं पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसके साथ वाला जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो दोगुना होता है। ये अगर 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3COO और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिएक्शन को मैंने खोल के लिख लिया है, Ca ये बनता है बच्चों, ठीक है। और इसको जैसे ही आप गर्म कर दोगे तो बेटा तो यहाँ CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा, बन जाएगा एसीटोन। सूत्र क्या बन जाएगा, CH3COCH3। नोट कर ले बच्चों, ये दूसरे नंबर वाली अभिक्रिया है बच्चों, देख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। ना समझ में आया बताइए आप। चलिए आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और बच्चों शोर हो रहा है थोड़ा सा, इधर जो है त्यौहार का माहौल चल रहा है, इसलिए शोर हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चों। पढ़ाई में आप लोग फोकस करेंगे। तीसरा नंबर है CH3CHO को मैग्नीज एसीटेट के साथ गर्म करते हैं बेटा ये ऑक्सीकरण का काम करता है। जैसे अच्छा बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो एसिटिक अम्ल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है। और CH3COOH को अगर C2H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, स्वाभाविक है एस्टर बन जाएगा, C2H5OH, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, एस्टर बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3COO C2H5,
ये मुख्य प्रोडक्ट बनता है CH3COO C2H5। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। CH2 अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ O फिर O फिर यहाँ CH2, यहाँ O फिर यहाँ O फिर यहाँ O। जैसे इसको गर्म करेंगे बच्चों जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में, जिंक या H2O के साथ में, तो यहाँ पे बच्चों HCHO बन जाता है। क्या बन जाता है? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, कौन सी थी? 4th नंबर। अब हम 5th नंबर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से देखो CH3COO का होल्ड वाइज Ca है, पक्का है CaCO3 निकलेगा इससे गर्म करने पर। बच्चों देख लीजिए, गौर करिए सभी लोग, तो आपको समझ में आ जाएगी। पहले इसको खोल के लिखते हैं, CH3COO ट्वाइस है ना बच्चों, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से। आप बेटा गर्म कर लीजिए इसको, जैसे आप गर्म करेंगे तो यहाँ CaCO3 निकल जाएगा और बचेगा क्या? CH3COCH3 प्लस CaCO3। ठीक, तो बच्चों रिएक्शन उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम 7वें के की ओर बढ़ेंगे। क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करें। बच्चों विद्युत अपघटनी विधि आप लोग देख लीजिए किताब से जाके, वहाँ पे चित्र वगैरह बना होगा। अब यहाँ चित्र बनाने लगेंगे, काफ़ी देर लग जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका विधि कैसे क्या करते हैं, वो सिद्धांत देख लें आप। क्लोरीन का औद्योगिक स्तर का निर्माण के लिए सांद्र NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है। ब्राइन का स्टील कैथोड ग्रेफाइट एनोड के मध्य विद्युत अपघटन करने पर Cl2 प्राप्त होता है। जैसे NaCl होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो NaCl होता है इसको गर्म करने पर बनता है Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, अब Na प्लस Cl माइनस तो बन गया, चलिए Na प्लस Cl माइनस बन गया। अब यहाँ पे जो Cl माइनस होता है, 2Cl माइनस होता है, वो इस तरीके से टूटता है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो वो बच्चों किस पर होता है? ये अभिक्रिया होती है एनोड पर होती है। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगर हम 2H2O ले लें और 2H2O को अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपघटित करवाएं तो टूटता है किसमें? 2H माइनस प्लस I2 में टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले I2 नहीं होगा, यहाँ पे H2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रिया एनोड पर हुई ऊपर वाली, नीचे कहाँ पर हुई? कैथोड पर हुई। अब इसमें क्या होता है, ब्राइन का विद्युत अपघटन एक विशेष प्रकार की सेल में किया जाता है जिसे नेल्सन सेल कहते हैं। इसमें स्टील की कैथोड U आकार का छिद्रित तथा एनोड ग्रेफाइट की छड़ होती है। कैथोड की आंतरिक सतह पर संरंध्र डायाफ्राम लगा रहता है जो कैथोड और एनोड कक्ष को अलग करता है। ब्राइन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है जिसे स्टील के सिलेंडर में एकत्रित कर लिया जाता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, कैथोड कक्ष में NaOH एकत्रित होता है। ठीक है, ये आपका इसका विद्युत अपघटन हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, अगर समस्या आवे तो बताइएगा आप लोग बच्चों जरूर कमेंट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान के उपयोग लिखें। बच्चों जल्दी से आप लोग लिखना स्टार्ट करें, अथवा में 5 नंबर में ये भी प्रश्न आ सकता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान। तो हीलियम का उपयोग नंबर 1 लिख ले, दो उपयोग तीनों चारों के लिखवाए दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला उपयोग हीलियम का लिख लें, गुब्बारों में भरने में। बेटा गुब्बारों में भरने में हीलियम का प्रयोग करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। दूसरा है वायुयान के टायरों में भरने में काम आती है, जो एरोप्लेन के टायर होते हैं बच्चों वहाँ पर भरने के काम आती है। फिर दूसरा नंबर नियान के उपयोग लिख लें विज्ञापनों तथा साइन बोर्डों में। नियान में लिख लें विज्ञापनों तथा साइन बोर्डों में। दूसरा नंबर लिखें कोयरे को भेदने वाले लैंप बनाने में, कोयरे को भेदने वाले लैंप बनाने में। ठीक है, नियान का उपयोग बच्चों बता रहे हैं। पहला तो आप लिख लिए होंगे विज्ञापनों तथा साइन बोर्डों में, या अलग से ही दिखाई पड़ता है नियान जो होता है। और दूसरा है कोयरे को भेदने वाले लैंप बनाने में। अब तीसरा नंबर आर्गन का प्रयोग लिखें। आर्गन को प्रयोग लिखिए बच्चों निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। और दूसरा नंबर लिख ले विद्युत बल्बों तथा रेडियो के बल्बों को भरने में किया जाता है। विद्युत बल्बों तथा रेडियो को भरने में रेडियो के बल्बों को भरने में किया जाता है। आर्गन का हम प्रयोग बता रहे हैं बच्चों। अब जो है चौथा नंबर है क्रिप्टान।
तो क्रिप्टान को उपयोग लिख लें, क्या होता है। नंबर 1, क्रिप्टान और जीनान गैस, क्रिप्टान और जीनान गैस क्रिप्टान और जीनान गैस का मिश्रण आर्गन के स्थान पर बल्बों को भरने में प्रयुक्त होता है। कभी कभी बच्चों आर्गन के स्थान पर इनका भी प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा नंबर लिखिए, क्रिप्टान और जीनान का मिश्रण, क्रिप्टान और जीनान का मिश्रण फोटोग्राफी के लिए कुछ चमकने वाले ट्यूबों में होता है, कुछ चमकने वाले ट्यूबों में होता है। ठीक है बच्चों। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखें बच्चों। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, डीएनए और आरएनए। तो एक तरफ इस तरीके से लिखा जाता है, एक तरफ आप डीएनए लिख लें, लाइन खींच लें बीच में, और एक तरफ बच्चों आरएनए लिख लें। ठीक है, डीएनए और आरएनए। नंबर 1 डीएनए में लिखेंगे पर सबसे पहले, फिर इस तरफ लिखेंगे। पहले डीएनए में लिखें नंबर 1। डीएनए में नंबर 1 बच्चों लिखना है, इसमें उपस्थित पेंटोज शर्करा, इसमें उपस्थित पेंटोज शर्करा D2 डीऑक्सीराइबोस होती है, D2 डीऑक्सीराइबोस होती है, D2 डीऑक्सीराइबोस होती है, D2 डीऑक्सीराइबोस होती है। आगे लिखें, इसमें उपस्थित पेंटोज शर्करा डी राइबोस होती है, इसमें डी राइबोस होती है। ठीक है, डी राइबोस, ये डीऑक्सी राइबोस होती है, डी राइबोस होती है। ठीक है। दूसरा नंबर बच्चों लिखें डीएनए की तरफ, दूसरे नंबर डीएनए की तरफ लिखें, इसमें साइटोसिन तथा थाइमीन जैसे, इसमें साइटोसिन तथा थाइमीन जैसे पिरीमिडीन बेस के रूप में होते हैं। पिरीमिडीन बच्चों कैसे लिखेंगे, पिरीमिडीन, पिरीमिडीन, पिरीमिडीन बेस के रूप में होते हैं। उस तरफ आरएनए की तरफ दूसरा नंबर लिखो, इसमें साइटोसिन तथा यूरेसिल जैसे, साइटोसिन तथा यूरेसिल जैसे पिरीमिडीन बेस के रूप में होते हैं, पिरीमिडीन बेस के रूप में होते हैं। साइटोसिन तथा यूरेसिल जैसे पिरीमिडीन बेस के रूप में होते हैं। तीसरा नंबर बच्चों लिखें, तीसरा नंबर लिखें, स्वयं द्विगुण कर सकता है। डीएनए जो होता है ये द्विगुण कर सकता है, जबकि आरएनए द्विगुण नहीं कर सकता। तो 3-3 हो गए, अंतर बहुत है बच्चों। ठीक है। अगर हम क्रियात्मक अंतर की बात करें तो इसमें प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है डीएनए में, और आरएनए में कोई प्रतिकरण नहीं होता। ये संरचना उपापचय विभेदीकरण प्रभावों को नियंत्रित करता है, जबकि प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है आरएनए। ठीक है। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो प्रत्येक जीव के उंगली का छाप जो होता है बेटा वो अलग अलग होता है। आप दूसरा प्रश्न अब कर रहे हैं बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोगों को बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, प्रत्येक जीव के अंगुली के छाप अलग अलग होते हैं। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए अंगुली छापन में काम लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, इसे किसी भी प्रकार से हम परिवर्तित नहीं कर सकते। बेटा इसका अनुप्रयोग क्या है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में। दूसरा है व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में। तीसरा है जैव विकास के पुनः लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में। पहला क्या है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में। दूसरा है व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित करने में।
और बेटा तीसरा आप लिख सकते हो जैव विकास के पुनः लेखन में, मतलब कोई प्रजाति अगर विलुप्त हो गई है तो उसका अगर पुनः लेखन करना है तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ। थर्ड नंबर चलते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये एमिनो अम्ल हमारे शरीर के अंगों में पहुंचकर नए ऊतकों का निर्माण करके पुराने ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जल अपघटित होकर इम्यूनो अम्ल उत्पन्न करते हैं। इम्यूनो अम्ल हमारे शरीर के अंगों में पहुंचकर नए ऊतकों का निर्माण करके पुराने ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। ठीक है, अब हम हार्मोन्स की तरफ चलते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ हैं जिनके महत्वपूर्ण जैविक कार्य हैं। ये अणु जिन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं वहाँ से लक्ष्य कोशिकाओं द्वारा रक्त धारा पहुँचते हैं। हार्मोन्स का अगर वर्गीकरण करें बच्चों तो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन ना। ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? पुरुष जननांगों के कार्य और विकास के लिए नियंत्रण के लिए उपयोगी होते हैं। एस्ट्रोजन सुना होगा बच्चों, ये स्त्री जननांगों के सामान्य कार्य का नियंत्रण करते हैं। और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, सुना होगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? गर्भावस्था के विकास का नियंत्रण करता है। एक होता है कॉर्टिसोन, ये वसा, अन्य हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये सारे हार्मोन्स वगैरह हो गए बच्चों। हार्मोन्स आपने बहुत पढ़े हैं, देख लीजिएगा, आपकी किताब में दिया गया होगा अथवा में प्रश्न है। और इसमें एमीन हार्मोन्स आते हैं, हृदय गति के रक्तचाप को बढ़ाता है, जिसमें एपिनेफ्राइन होता है, थायरॉक्सिन होता है जो सामान्य वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। एक बच्चों ऑक्सीटोन नाम का होता है हार्मोन जो बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन करता है। एक बच्चों वैसोप्रेलिन होता है जो मूत्र के रूप में जल के उत्सर्जन को रोकता है। और एक इंसुलिन होता है जो रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। एक आपका ग्लूकोजान होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ये सारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो सेकेंड सेट था बच्चों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब आप सभी लोग जो है आपको क्या करना है, अब आप सभी लोग जो है सेकंड पेपर को एक जगह पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और बच्चों सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और सभी लोगों का जो है पेपर, उम्मीद हम यही करते हैं कि सभी लोगों का पेपर अच्छा हो, अच्छा बीते। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल हम आपको प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 लेकर के आएंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनसॉल्व्ड क्लास को देखा करें, शेयर करा करें, बच्चों के बीच में बताया करें और लाइक किया करें बच्चों। और समझ में आए तो ना आए, जैसा भी हो आप कमेंट के माध्यम में हमें सूचित किया करें। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे जो है मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ में। तो सभी बच्चों के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है बच्चों।